हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सेक्शन 1 में लोक प्रशासन का उद्विकास टॉपिक डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने आपको बतलाया कि चूंकि जून में एग्ज़ाम है, इसलिए दोनों सेक्शन को साथ में करना जरूरी है। कुछ स्टूडेंट्स जो सेक्शन 1 कर लिए हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो नए क्वालिफाई किए हैं और ज्वाइन किए हैं उनके लिए तो कराना जरूरी है। और जो कर भी लिए हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा ये सब टॉपिक को कर ही लीजिए, क्योंकि ये सब कंसेप्ट को और बेटर बनाते हैं। देखिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है। ये कॉलेज और स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता है, समझ रहे हैं। इसमें जो भी तैयारी लोग करते हैं, सिविल सर्विस की तैयारी करने के क्रम में करते हैं, या फिर कुछ स्टूडेंट इग्नू या फिर नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से MA या BA करते हैं, वो भी अगर ढंग से किया, सीरियसली किया तब, अदरवाइज ऐसे ही एग्जाम दे दिया तो कंसेप्ट नहीं बन पाता। तो ये टॉपिक जो आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आपके साथ, लोक प्रशासन का विषय के रूप में उद्विकास, यह बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। BPSC में कई दफा क्वेश्चन आता है। इसी वर्ष इस टॉपिक से क्वेश्चन आया, इसलिए मैं इस वर्ष इसको बहुत इम्पोर्टेंट में नहीं मान रहा हूँ, लेकिन कुछ क्वेश्चंस या टॉपिक ऐसे है जो इम्पोर्टेंट है अथवा नहीं, वो मायने नहीं रखता है, उसको करना ही करना है। क्यों? क्योंकि यह कर लेने से दो फायदा होता है। अगर इनकेस क्वेश्चन रिपीट हो गया तो काम तो आएगा ही आएगा, और दूसरा जो होता है, ये टॉपिक को मैं लोक प्रशासन का जन्म कुंडली मानता हूँ। अगर इसको लोक प्रशासन को समझना है तो इस टॉपिक को समझना बहुत जरूरी है कि लोक प्रशासन विषय के रूप में कैसे उद्विकसित हुआ और आज कहाँ पहुंचा है। क्लियर है? इसमें और भी देखोगे कि ट्विस्ट करके क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन पूछने का तरीका बदलते रहते हैं। अप्लाइड क्वेश्चन भी कई दफा आते हैं। एक बार 40वां BPSC में इस टॉपिक पर बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन आया था। कहा था कि लोक प्रशासन विषय का जो उत्पत्ति हुआ है अमेरिका में प्रशासनिक सुधार के पीछे पीछे मतलब उसके अनुगमन करते हुए हुआ। इस कारण जो स्वाभाविक रूप से जो एक सामाजिक व्यवहारिक विज्ञान के रूप में लोक प्रशासन का विस्तार होना था, उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। और फिर पूछा था कि लोक प्रशासन में दो जो पक्ष हैं, एक है तकनीकी प्रबंधकीय आयाम और दूसरा है सामाजिक राजनीतिक आयाम, उस पर क्वेश्चन पूछा था। तो इस पर हम लोग वर्कआउट करेंगे। तो लोक प्रशासन विषय के रूप में उद्विकास, ये टॉपिक आज मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हो, लोक प्रशासन को तो आप जितने चाहे उतने परिप्रेक्ष्य में डिफाइन कर सकते हो, यह आपके लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस पर निर्भर करता है। लेकिन आमतौर पर हम इसे 4 और खास तौर पर 2 परिप्रेक्ष्य में तो परिभाषित करते ही करते हैं। पहला हुआ लोक प्रशासन विषय के रूप में, और दूसरा हुआ लोक प्रशासन प्रक्रिया अथवा व्यवहार के रूप में। कुछ और डायमेंशन हो सकता है, जैसे लोक प्रशासन आजीविका या व्यवसाय के रूप में, और लोक प्रशासन सरकार के दृश्य और कार्यात्मक भाग के रूप में। क्लियर है? लेकिन मेन हम लोग फोकस कर रहे हैं लोक प्रशासन एक विषय के रूप में, एक सामाजिक व्यवहारिक विषय के रूप में। जिस प्रकार सोशियोलॉजी विषय है, पॉलिटिकल साइंस विषय है, एंथ्रोपोलॉजी विषय है, उसी प्रकार लोक प्रशासन एक विषय है। और दूसरा प्रक्रिया अथवा व्यवहार के रूप में लोक प्रशासन, अर्थात एक्शन में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। आपको लोक प्रशासन को प्रक्रिया अथवा व्यवहार के रूप में देखना है तो आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस यहाँ से थोड़े दूर किसी भी थाने में चले जाइए, किसी भी ब्लॉक में चले जाइए, किसी भी सर्कल में चले जाइए, यहाँ तक कि आउटपोस्ट में भी चले जाइएगा, पुलिस चौकी में भी, तो आप लोक प्रशासन को काम करते हुए प्रक्रिया के रूप में, व्यवहार के रूप में देख लेंगे। क्लियर है? तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। क्लियर है? तो लोक प्रशासन एक प्रक्रिया के रूप में, व्यवहार के रूप में, और दूसरा लोक प्रशासन एक विषय के रूप में। मैं आपको पहले बतलाया था कि लोक प्रशासन प्रक्रिया और व्यवहार के रूप में उतना ही पुराना है जितना पुराना स्वयं राजनीतिक व्यवस्था है, जितना पुराना स्वयं भारतीय राज्य व्यवस्था है। जैसा कि अगर आप देखो, सिंधु घाटी सभ्यता
से जो प्राप्त अवशेष है उस आधार पर भी कहा जा सकता है कि उस समय लोक प्रशासन प्रक्रिया था, व्यवहार में रहा होगा, तभी इतनी सुव्यवस्थित सुस्थापित संस्कृति या सभ्यता विकसित हुई। क्लियर, देयर इज नो कन्फ्यूजन। लेकिन व्यवहार के रूप में लोक प्रशासन क्या है, विषय के रूप में अपेक्षाकृत नया है। समझ रहे, यह माना जाता है कि 1887 में आरंभ हुआ है। क्लियर है। और 1870 वुडरो विल्सन को माना जाता है लोक प्रशासन विषय के जनक है। हालांकि लोक प्रशासन विषय के दिशा में या विषय के विकास के दिशा में, अध्ययन के विषय के दिशा में छिटपुट प्रयास तो बहुत पहले होते रहे। अगर आप इन दिनों टेलीविजन पर रामायण महाभारत देख रहे होगे सीरियल, तो इसमें भी देखते होगे लोक प्रशासन का इंटेंट या बहुत सारा कंटेंट लोक प्रशासन को उसमें मिलता है कि राजा का क्या कर्तव्य होना चाहिए, प्रजा का कर्तव्य क्या होना चाहिए, शासन कैसा होना चाहिए, वगैरह वगैरह। ठीक है। लेकिन जो मोटा मोटी आप कह सकते हो कुछ पुस्तकें हैं, कुछ ग्रंथ हैं जो लोक प्रशासन से संबंधित है, प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से उससे उस पर प्रकाश डालते हैं। जैसा कौटिल्य का अर्थशास्त्र ले लो, इसमें आपको प्राचीन भारत के में प्रशासनिक तंत्र के बारे में जानकारी मिल जाएगा। फिर अरस्तु का पॉलिटिक्स ले लो, इसमें पश्चिमी देशों में प्राचीन काल में प्रशासन के स्वरूप का जानकारी मिल जाएगा। उसी प्रकार मैकियावेली का द प्रिंस ले लो, उसमें आपको मध्यकालीन पश्चिम में प्रशासनिक के जानकारी मिल जाएगी। तो इस प्रकार कुछ प्रशासन के इम्पोर्टेंट ग्रंथ है जिसमें लोक प्रशासन का जानकारी मिल सकता है। कहा जाता है 16वीं और 18वीं सदी के बीच में प्रसा और ऑस्ट्रिया में एक कैमरलिस्ट सुधारवादी आंदोलन हुआ था। कैमरलिस्ट सुधारवादी आंदोलन, कैमरलिस्ट मतलब CAMERALIST, कैमरलिस्ट सुधारवादी आंदोलन, कैमरलिस्ट रिफॉर्म हुआ था। इनफैक्ट इन देशों में यह विद्वानों और प्रशासकों के समूह को कहा जाता है जिन्होंने लोक प्रशासन का अध्ययन किया था विस्तार से, लोक प्रशासन का प्रकृति के बारे में, लोक प्रशासन के अध्ययन की आवश्यकता के बारे में, लोक सेवकों के प्रशिक्षण के बारे में व्यापकता से विचार किया था। तो कैमरलिस्ट सुधारवादी आंदोलन जो 1600 से 1800 ईस्वी के बीच में हुआ, उसको यहाँ पॉइंट आउट किया जा सकता है। क्लियर है, देयर इज नो कन्फ्यूजन। कहा जाता है, मतलब कह सकते हो 18वीं सदी के उत्तरार्ध में, उत्तरार्ध मतलब समझ रहे हो, मतलब कह सकते हो मोटा मोटी 1756 में हैमिल्टन द्वारा पहली दफा लोक प्रशासन का अर्थ और विषय क्षेत्र को परिभाषित करने का प्रयास किया गया। उन्होंने अपना लेख द फेडरलिस्ट नामक ग्रंथ में, मतलब द फेडरलिस्ट नामक ग्रंथ में उन्होंने लोक प्रशासन का अर्थ और विषय क्षेत्र को परिभाषित किया था। ठीक है। 1812 में समझ रहे, 1812 में लोक प्रशासन की पहली पुस्तक आई जो फ्रेंच में थे चार्ल्स जीन बौनिन द्वारा इस किताब को लिखा गया। चार्ल्स जीन बौनिन द्वारा इस किताब को लिखा गया था। किताब का नाम था प्रिंसिपल्स डी एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक। इसे आप लोक प्रशासन का पहला पुस्तक बोल सकते हैं। प्रिंसिपल्स डी एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक कब आया था? 1812 में आया था। क्लियर है। 1856 में माना जाता है विवेन द्वारा एडमिनिस्ट्रेटिव स्टडीज 2 खंडों में प्रकाशित हुआ। विवेन को प्रशासनिक विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। उन्होंने प्रशासन को विज्ञान के रूप में देखा था, तो उन्हें प्रशासनिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। लेकिन अभी तक छिटपुट प्रयास हो रहे थे। जैसे 1812 में लोक प्रशासन की पुस्तक आना, 1756 में लोक प्रशासन का अर्थ और विषय क्षेत्र को पहली दफा परिभाषित करना, या फिर आप कह लो विवेन द्वारा एडमिनिस्ट्रेटिव स्टडीज का 2 खंडों में प्रकाशित होना। इस दिशा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रयास 1887 में हुआ, जब वुडरो विल्सन का लेख द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्रकाशित हुआ। यह लेख द पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली नामक पत्रिका में, त्रैमासिक पत्रिका में प्रकाशित हुआ था।
पॉलिटिकल का नाम था द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यह लेख प्रकाशित हुआ था। और माना जाता है इस लेख के प्रकाशन के साथ ही लोक प्रशासन का विषय के रूप में मतलब पढ़ाया जाना आरंभ हुआ, विषय के रूप में वो विकास हुआ। यही कारण है कि एक अमेरिकी विचारक जिनका नाम डिवाइट वाल्डो है, उन्होंने वुडरो विल्सन को लोक प्रशासन का जनक कहा है और डिवाइट वाल्डो को वुडरो विल्सन को लोक प्रशासन का जनक कहा है। और 1887 लोक प्रशासन का उद्विकास का वर्ष का है, याद रहेगा। तो किसने कहा है? डिवाइट वाल्डो ने कहा है। किसको कहा है? वुडरो विल्सन को। क्या कहा है? लोक प्रशासन का जनक। लोक प्रशासन का वर्ष, जन्म, विषय का रूप में जन्म का वर्ष क्या हुआ? 1887। कारण क्या रहा? वुडरो विल्सन का लेख द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्रकाशित हुआ। क्लियर है? लेकिन कुछ विचारक इस बात से सहमत नहीं। उनका मानना है कि 1887 में लेख अवश्य आया, लेकिन व्यवस्थित प्रयास 1900 से ही आरंभ हुआ। क्लियर है? तो 1900 में क्या हुआ था? फ्रैंक गुडनो की पुस्तक आई थी, किताब का नाम था पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। समझ रहे हैं? फ्रैंक जे गुडनो की पुस्तक पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन का प्रकाशन हुआ। और इस पुस्तक के प्रकाशन के बाद माना जाता है कि लोक प्रशासन का अध्ययन अध्यापन व्यवस्थित रूप से शुरू हुआ। इसलिए 1800 ही माना जाना, 1900 माना जाना चाहिए, ना कि 1887 लोक प्रशासन का विकास का वर्ष। ऐसा कौन मानते हैं? ऐसा मानते हैं हेनरी निकोलस। हेनरी निकोलस ने निकोलस हेनरी ने लोक प्रशासन का विकास के वर्ष पर थोड़ी असहमति बतलाई है और उन्होंने 1887 के बजाय 1900 माना है लोक प्रशासन के विकास का वर्ष, क्योंकि उनका मानना है कि उसके बाद ही लोक प्रशासन का विषय के रूप में विकास सही तौर पर आरंभ हुआ। क्लियर है? देयर इज नो कन्फ्यूजन। जो गुडनो है उनको अमेरिकी लोक प्रशासन का जनक कहा जाता है। समझ? तो लोक प्रशासन का जनक कौन हो गया? ऐसे जनक कौन हो गया? वुडरो विल्सन। और गुडनो कौन हो गए? अमेरिकी लोक प्रशासन के जनक। आपको पता है भारतीय लोक प्रशासन के जनक किनको कहा जाता है? जानते हैं आप? एमपी शर्मा, महादेव प्रसाद शर्मा को कहा जाता है भारत में लोक प्रशासन का जनक। समझ रहे? सागर विश्वविद्यालय में लोक प्रशासन के पहले प्रोफेसर नियुक्त हुए थे, इसलिए उन्हें भारतीय लोक प्रशासन का जनक कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं। जैसा आप देखो, लोक प्रशासन का विषय के रूप में विकास कब हुआ है? मोटा मोटी आप समझ लो 1887 में या फिर 1900 शुरू हुआ है। क्लियर है? तो 1900 से जो लोक प्रशासन का विषय शुरू हुआ, आज 2020 है, तो उस दृष्टि से देखा जाए तो कितना वर्ष हो गया? अगर 1900 से देखो तो 120 वर्ष हो गया, और 1887 देखो तो 132 या 33 वर्ष हो गया। ज्यादा विषय पुराना नहीं है, मात्र 120-30 वर्ष पुराना। लेकिन जो 130 वर्षों का इतिहास भी कोई बहुत स्मूथ नहीं है, कोई बहुत सीधा साधा नहीं है, बल्कि बहुत उथल पुथल भरा रहा। क्लियर है? इसी संदर्भ में जो बीपीएससी 40वां में इसी को केंद्र बिंदु पर रख के क्वेश्चन पूछा था कि अमेरिका में जो लोक प्रशासन का विषय के रूप में विकास हुआ है, और अमेरिका में प्रशासनिक सुधार जो हो रहा था उसके पीछे पीछे किस रूप में हुआ है? मतलब कह सकते हो अनुसंधी प्रक्रिया के रूप में हुआ है। इस कारण एक सामाजिक व्यवहारिक विज्ञान के रूप में स्वाभाविक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। ये क्वेश्चन आया था यूपीपीएससी में। क्लियर? तो आपको मैंने बताया 1887 में वुडरो विल्सन का लेख आया द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और इसके प्रकाशन के बाद ही लोक प्रशासन का एक विषय के रूप में पढ़ाया जाना आरंभ हो गया। क्लियर? तो लोक प्रशासन का जैसा कि अभी हमने आपको तुरंत बताया, इतिहास काफी उथल पुथल भरा रहा। बाइबल बहुत संक्षिप्त है, लेकिन काफी उथल पुथल भरा रहा, इसलिए इसको हम लोग विभिन्न चरणों में बांटकर अध्ययन करते हैं। वैसे तो डिवाइड वाल्डो ने चरण वर्गीकरण किया, फिर निकोलस हेनरी ने भी इस संदर्भ में चर्चा किया, रॉबर्ट गोलम्बस्की ने भी इस पर अपना वर्गीकरण दिया, लेकिन हम लोग किसी एक को ही फोकस करेंगे। जैसे मैं आपको बता दूं कि निकोलस हेनरी जो है अमेरिकी लोक प्रशासन
अमेरिकी विचारक हैं। इन्होंने 1887 लोक प्रशासन का विकास का वर्ष नहीं माना बल्कि 1900 माना, क्योंकि उनका कहना है कि घुटनों की पुस्तक के बाद ही लोक प्रशासन का विषय के रूप में सही तौर पर अध्यापन शुरू हुआ। तो 1900 उन्होंने लोक प्रशासन के विषय के रूप में जो विकास हुआ है उसमें 5 प्रतिमान, जिसको 5 पैराडाइम कहते हैं, उन्होंने चिन्हित किया। तो पहला पैराडाइम हम लोग डिस्कस करेंगे, उसका नाम है राजनीति प्रशासन द्विभाषीकरण का प्रतिमान, जो 1900 से 1926 तक प्रभाव में रहा। फिर दूसरा प्रतिमान उन्होंने बोला है द्वितीय प्रतिमान, उसका नाम है प्रशासन के सिद्धांतों का प्रतिमान, जो 1927 से 1937 तक रहा है। तीसरा प्रतिमान उन्होंने बोला है लोक प्रशासन का राजनीति विज्ञान के साथ संबद्धता का प्रतिमान, ये 1948 से 1950 से 1970 तक रहा था। क्लियर है। फिर आप देखते हो चौथा हुआ है आपका लोक प्रशासन का प्रशासनिक विज्ञान के साथ संबद्धता का प्रतिमान, ये 1956 से 1970 तक रहा है। फिर लोक प्रशासन का 5वां प्रतिमान है, जो कहते हैं लोक प्रशासन का लोक प्रशासन के रूप में प्रतिमान, 1970 से शुरू हुआ, जो आज तक रहा, ऐसा माना जाता है निकोलस हेनरी द्वारा। क्लियर। रॉबर्ट गोलम्बास्की ने भी लोक प्रशासन के और विकास के बारे में कुछ चरणों को फेज बनाया, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4, 4 फेज बतलाया। एक फेज को उन्होंने बोला, समझ रहे हैं, एक फेज को उन्होंने बोला एनालिटिक पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन। एनालिटिक पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब हुआ कि इस फेज में राजनीति और प्रशासन के बीच क्या संबंध है, इसका विश्लेषण हुआ। दूसरा उन्होंने बोला कॉन्क्रीट पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन। इस चरण में लोक प्रशासन और राजनीतिक विज्ञान करीब रहे, कॉन्क्रीट हुए, ठोस हुए, नजदीक हुए। तीसरा उन्होंने बोला फेज 3 साइंस ऑफ मैनेजमेंट। इसमें लोक प्रशासन में प्रबंध का विज्ञान बहुत प्रभावी रहा। और चौथा को उन्होंने बोला पॉलिसी साइंस पर्सपेक्टिव। इसमें नीति विज्ञान प्रभाव में रहा, लोक नीति प्रभाव में रहा। तो इस प्रकार रॉबर्ट गोलम्बास्की ने 4 फेज बतलाए, निकोलस हेनरी ने 5 प्रतिमान बतलाए, लेकिन हम लोग अपने हिसाब से यह वर्गीकरण वर्चुअली डिवाइड वाल्डो द्वारा दिया गया है। यहाँ पीरियड 1 लिखो, स्टेज 1 लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे इच्छा वैसे लिखो, लेकिन 5 चरण जो है वो, और फिर बाद में जो डेवलपमेंट हुआ उस पर हम लोग वर्कआउट करेंगे। तो जो पहला प्रतिमान है या पहला चरण जिसको कह सकते हो, पीरियड 1 कह सकते हो, जिसका नाम क्या है राजनीति प्रशासन द्विभाषीकरण का काल, जो 1887 से आरंभ हुआ, 1926 तक रहा। क्या कहते हैं इसको, पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डायकोटॉमी। क्लियर है। यह कब आया, 1887 में। अभी मैं थोड़ा देर पहले बतलाया कि लोक प्रशासन का अमेरिका में 1887 में वुड्रो विल्सन द्वारा जो लेख हुआ था उसके प्रकाशन के बाद आरंभ माना जाता है। तो जो लेख आया था 1887 में, उस लेख में क्या थ्रस्ट किया गया है बतला सकते हो। उस लेख में राजनीति प्रशासन द्विभाषीकरण अवधारणा प्रतिपादित किया गया था। राजनीति प्रशासन द्विभाषीकरण अवधारणा के पीछे राजनीति प्रशासन द्विभाषीकरण कहते हैं किसको है, द्विभागीकरण, पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डायकोटॉमी, पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डायकोटॉमी, यानी राजनीति प्रशासन द्वि मतलब 2, भाग मतलब 2 अलग अलग हिस्सा, 2 अलग अलग अवधारणा है। राजनीति अलग है, प्रशासन अलग है। राजनीति का काम नीति निर्धारण करना है और प्रशासन का काम नीति क्रियान्वयन करना है। क्लियर है। तो इस प्रकार नीति निर्धारण और नीति क्रियान्वयन दोनों के अलग होने से लोक प्रशासन के कार्यक्षेत्र चयनित हुआ कि लोक प्रशासन का काम क्या होगा, लोक नीति का क्रियान्वयन करना होगा। तो क्रियान्वयन के लिए एक अलग विषय बना जो लोक प्रशासन कहलाया। क्लियर है। तो राजनीति प्रशासन द्विभाषीकरण 1887 में उनका लेख द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में प्रकाशित हुआ था। यह जो राजनीति प्रशासन द्विभाषीकरण अवधारणा था, यह अमेरिका में प्रचलित लूट प्रणाली के प्रतिकार स्वरूप लाया गया था। लूट प्रणाली को अंग्रेजी में स्पॉयल सिस्टम कहते थे, जो 1825 में आरंभ हुआ था।
हमारे राष्ट्रपति एंड्रू जैक्सन द्वारा इसको आरंभ किया गया था। इसका नाम था स्पॉयल सिस्टम। इनका मानना था कि आफ्टर पॉलिटिकल चेंजेस एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम गेट स्पॉयल, मतलब राजनीतिक परिवर्तन के बाद प्रशासनिक प्रणाली खत्म हो जाते, खराब हो जाते हैं, और वी रिक्वायर्ड टू रीडिजाइन रीस्ट्रक्चर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, और हमें नए सिरे से प्रशासनिक तंत्र का स्थापना करना होता। नए सरकार बनी उस हिसाब से। क्लियर। तो उस समय क्या होता था, जब राजनीतिक चुनाव होते थे तो राष्ट्रपति, पुराने राष्ट्रपति के हट जाते थे, नए राष्ट्रपति आते थे, तो पूरा चपरासी से लेकर अधिकारी तक नए सिरे से लोग भर्ती किए जाते थे। क्लियर है। और वे कब तक रहते थे, जब तक वह राजनीतिक दल सत्ता में रहता था। वो चुनाव हुआ, वो सत्ता से बाहर गया, इन लोग को भी हटा दिया जाता था, फिर नए सिरे से गठन किया जाता था। समझते, इसमें जितने लोग आते थे उनका उद्देश्य क्या रहता था, उनका उद्देश्य रहता था कम से कम समय में ज्यादा ज्यादा कमा लो। समझ रहे। उनके अलावे हमेशा अनिश्चितता का तलवार लटकते रहता था, अनियमितता का तलवार लटकते रहता था। समझ रहे। नियमितता का यही कारण था कि वर्चुअली क्या हुआ कि मतलब इसमें जो युवा थे, लोग प्रतिभावान थे, उनको नौकरी नहीं मिलती थी। इसमें नौकरी किनको मिलती थी, वे जो राजनीतिक दल को सत्ता में आने में मदद करते थे। तो ये शुरू में क्या हुआ था 1825 में, किसके द्वारा, जैक्सन द्वारा, फिर जेफरसन हुए, फिर आप ले लो वाशिंगटन हुए, एडम्स हुए, और बहुत सारे अमेरिका के राष्ट्रपति हुए जो उसको अपनाया, कंटिन्यू किए। क्लियर है। मतलब माना जाता था ना कि मतलब इसका जो सिंगल फिलॉसफी यही था कि पब्लिक पोजीशन जो होते हैं, सार्वजनिक पद, बहुत ही कॉमन नेचर के होते हैं, बहुत ही जनरल नेचर के होते हैं, और कोई भी एवरेज माइंड का व्यक्ति उसको मैनेज कर सकता है। इसलिए इसको किसी सेवा के साथ जोड़ के रखने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसको ओपन रखा जाना चाहिए कि किसी भी को भी इस पद पर बैठाया जा सके। क्लियर है। तो ये बेसिक फिलॉसफी था। तो 1887 में जब लेख आया, इसके पहले और क्या घटना घटी मैं आपको बतला रहा था कि योग्यता को नौकरी नहीं मिलती थी। समझ रहे हैं। मिलते थे किसको, राजनीतिक कार्यकर्ता को, जो चुनाव में सत्ता में लाने में मदद करते थे। प्रतिभा उपेक्षित था, योग्यता उपेक्षित था, लोकतांत्रिक स्वरूप, समानता वगैरह उपेक्षित हो रहा था। समाज में कुंठा बहते जा रहा था, और एक बेरोजगार युवक जिसका नाम जॉर्ज गेट्यू था, वो कुंठा में आकर उसने तत्कालिक राष्ट्रपति जेम्स गारफील्ड को 1881 में हत्या कर डाली। समझ रहे। बेरोजगार युवक था, नौकरी नहीं मिल रही थी, इतना कुंठित हुआ कि तत्कालिक राष्ट्रपति जेम्स गारफील्ड का 1881 में हत्या कर दिया। इसके बाद अमेरिका की आंख खुली और उसने संरक्षण प्रणाली जो कर दिया, लूट प्रणाली समाप्त कर दिया, और 1883 से पेंडल्टन अधिनियम द्वारा वहां योग्यता प्रणाली लागू किया गया। इसी क्रम में 1887 में वुडरो विल्सन का लेख द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्रकाशित हुआ, जिसमें राजनीति प्रशासन निर्वाहीकरण का अवधारणा लाया गया, जो लूट प्रणाली का बिल्कुल विपरीत रूप था। वुडरो विल्सन क्या कहते थे कि राजनीति अलग है, प्रशासन अलग है। राजनीति का काम नीति निर्धारण करना है, और प्रशासन का काम नीति क्रियान्वयन करना है। जैसा समय लोक प्रशासन राजनीति के उतार चढ़ाव के छल प्रपंच इत्यादि से अलग है। राजनीतिक प्रश्न अलग होते हैं, प्रशासनिक प्रश्न अलग होते हैं। इनफैक्ट प्रशासन एक पृथक व्यवसाय है, प्रशासन एक पृथक विज्ञान है। क्लियर। वुडरो विल्सन का मानना था कि लोक प्रशासन का विज्ञान उनके पीढ़ी का और उनके देश का उपज। आज से पहले मतलब 1887 के पहले प्रशासन के विज्ञान जैसा अमेरिका में कुछ भी नहीं था। क्लियर है। देयर इज नो कंफ्यूजन। वुडरो विल्सन कहते थे कि संविधान बनाना डिफिकल्ट है, लेकिन उससे ज्यादा डिफिकल्ट क्या संविधान को चलाना। यानी नीति बनाने से कहीं कठिन क्या है, नीति को क्रियान्वित करना कठिन। समझ रहे। और इसके लिए उन्होंने महसूस किया एक अलग व्यवस्था होनी चाहिए, और इसी के तहत उन्होंने मतलब कह सकते हो राजनीतिक प्रशासन निर्वाहीकरण लाए, और फिर लोक प्रशासन विषय के लिए मार्ग प्रशस्त किया। वुडरो विल्सन के विचार का जेम्स जो बता रहे क्या नाम था उनका, गुर्दो ने भी समर्थन किया।
समझ रहे। फ्रैंक जे गुडनो ने 1900 में उन्होंने अपनी पुस्तक द पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन में इसका समर्थन किया। फिर आप देखते हो कि ये अब 20वीं सदी के प्रारंभ में अमेरिकी यूनिवर्सिटी द्वारा इस पे अब मतलब ध्यान दिया जाना आरंभ हुआ। समझ रहे। 1924 में अमेरिका के सैराकस विश्वविद्यालय में पहली दफा लोक प्रशासन का पाठ्यक्रम आरंभ किया गया। क्लियर है। और 1926 में एल.डी. वाइट की पुस्तक एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लिखा गया, जो लोक प्रशासन की पहली पाठ्य पुस्तक है। क्या नाम था? एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। कब लिखा गया था? 1926 में। किसके द्वारा? एल.डी. वाइट के द्वारा। ये लोक प्रशासन का पहली पाठ्य पुस्तक है। और इस पुस्तक के प्रकाशन के साथ ही लोक प्रशासन को क्या मिल गया? एक विषय के रूप में शैक्षणिक वैधता मिल गई। क्लियर है? देयर इज नो कंफ्यूजन। तो पहला चरण जो 1887 में आरंभ हुआ, ये प्रभाव में कब तक रहा? 1926 तक रहा, जिसमें राजनीति और प्रशासन को अलग अलग समझा गया। राजनीति का काम नीति निर्धारण करना और प्रशासन का काम नीति क्रियान्वयन करना समझा गया। क्लियर है? देयर इज नो कंफ्यूजन। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं दूसरा चरण। दूसरा चरण कब से शुरू हुआ? 1927 से 1937 के बीच में। इस चरण में लोक प्रशासन किसके करीब आया? इस चरण में लोक प्रशासन प्रबंध के करीब आया, मैनेजमेंट के करीब आया। और प्रबंध के करीब आने के कारण क्या हुआ कि इस लोक प्रशासन से जो लोक शब्द था वो कमजोर पड़ गया, हट गया, और अब सब प्रशासन को एक जैसा समझा जाने लगा। क्लियर है? सभी प्रशासन को एक जैसा समझा जाने लगा। इस काल में लोक प्रशासन को विज्ञान कहा गया, और जब विज्ञान होगा तो उसके कुछ सिद्धांत भी होंगे। तो इसलिए कारण क्या रहा? इस काल में जितने भी विचारक रहे, सबका थ्रस्ट क्या था? प्रशासन के सिद्धांतों का खोज करना। इसलिए इस काल को क्या कहते हैं? प्रशासन के सिद्धांतों का काल कहते हैं। क्लियर है? इस चरण का शुरुआत 1927 में ही विलोबी की पुस्तक आई थी, जिसका नाम था क्या कहते हैं? प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। समझ रहे? तो प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के प्रकाशन के साथ हुआ, जिसमें उनको कहना था कि भौतिक विज्ञान के समान लोक प्रशासन भी विज्ञान है और उसके भी कुछ सार्वभौमिक सिद्धांत है। तो इस काल में जितने विचारक हुए, सबका थ्रस्ट क्या रहा? प्रशासन के लिए सिद्धांतों को खोजना। समझ रहे? किसी ने 4 सिद्धांत बताया, किसी ने 14 सिद्धांत बताया, किसी ने 10 सिद्धांत बताया, किसी ने 8 और बाद में 29 सिद्धांत बताया। तो इस प्रकार इस काल में जो सबसे डोमिनेट रहा है वह क्या रहा? प्रशासन का सिद्धांत पर खोज। कारण क्या था? इस चरण में लोक प्रशासन किसके करीब आया? प्रबंध के निकट आया। और इस चरण में लोक प्रशासन और निजी प्रशासन दोनों एक समान समझे जाने लगा। इस चरण में प्रशासन को विज्ञान समझा गया, और विज्ञान के समान प्रशासन के भी सिद्धांतों के निर्धारण की आवश्यकता पर बल दिया गया। और इसमें जितने विचारक हुए, सब लोगों ने अलग अलग संख्या में प्रशासन के सिद्धांत विकसित किया। जैसे मैंने बताया, हेनरी फ्यूएल ने अपनी पुस्तक द इंडस्ट्रियल एंड मतलब जनरल एंड इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन में प्रशासन के 14 सिद्धांत विकसित किए। ठीक है। उसी प्रकार लूथर गोलिक ने प्रशासन के 10 सिद्धांत विकसित किया। उर्विक ने शुरू में 8 और बाद में 29 सिद्धांत विकसित किए। मुने और रेले ने 4 सिद्धांत विकसित किया। तो इस काल में जितने विचारक हैं, सबका थ्रस्ट क्या रहा? प्रशासन विज्ञान है, और विज्ञान के लिए कुछ सार्वभौमिक सिद्धांत होते हैं। उसी प्रकार प्रशासन के भी कुछ सार्वभौमिक सिद्धांत होना चाहिए। कोई कंफ्यूजन नहीं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस काल में कौन कौन विचारक हुए? तो विलोबी जो सबसे पहला कब आया था? 1927 में उसकी पुस्तक आई थी द प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। फिर दूसरा, इनका नाम हेनरी फ्यूएल को ले लो, उनकी पुस्तक का नाम था इंडस्ट्रियल एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। समझ रहे? तीसरा, इस काल में जो महत्वपूर्ण विचारक हुए, लूथर गोलिक और फिर उर्विक हुए। लूथर गोलिक एंड लिंडल उर्विक। मैरी पार्कर फॉलेट भी इस काल में महत्वपूर्ण विचारक हुआ। फिर आप कह सकते हो मुने और रेले इस काल के महत्वपूर्ण विचारक हुए। इस काल में जितने विचारक हुए, सबका थ्रस्ट किया था प्रशासन के लिए सार्वभौमिक सिद्धांतों को ढूंढना। इसीलिए इस काल को हम लोग प्रशासन का सिद्धांत काल कहते हैं।
इस काल में लोक प्रशासन को बड़ी ख्याति मिली। इसी काल में नौकरशाही सिद्धांत आया। इसी काल में नव प्रशासन वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत आया। इसी काल में आप देखते पोस्ट कोर्ब आया। इस कारण इस चरण में इस काल का बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है और यही कारण है कई लोग इस चरण को क्या बोलते हैं, लोक प्रशासन का स्वर्ण काल भी कहते हैं। तो लोक प्रशासन विषय का स्वर्ण काल कौन हो गया, द्वितीय चरण। कब से शुरू हुआ था, 1927 से 37 के बीच में। क्या खासियत थी, लोक प्रशासन प्रबंध के निकट आया और फिर सब प्रशासन एक जैसा समझा जाने लगा और विज्ञान के समान लोक प्रशासन के भी सिद्धांतों को खोजने का प्रयास किया गया। कोई दिक्कत नहीं, समझ आ गया आपको। अब हम लोग देखते हैं फेज पीरियड, स्टेज 3 बोल सकते हैं इसको, पीरियड 3 या स्टेज 3। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ईरा ऑफ चैलेंज कहते हैं, चुनौतियों का काल कहते हैं। इस चरण में लोक प्रशासन का मतलब जो उपलब्धि था थोड़ा डगमगाया। एक्चुअली हुआ क्या था, 1924 में, समझ रहे हैं, 1924 में एक वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत के प्रावधान का जांच करने के लिए, उनके मान्यताओं का जांच करने के लिए एक परीक्षण आयोजित किया गया था जिसका नाम है हॉथॉर्न परीक्षण, जो 1932 तक चलता रहा। समझ रहे थे, इस परीक्षण में समझ रहे ये बतलाया गया, समझ रहे कि प्रशासन का जो सिद्धांत की जो बातें हैं वो खोखली, प्रशासन का सिद्धांत नहीं हो सकता। समझ रहे, प्रशासन विज्ञान नहीं है। इस चरण में लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच, लोक प्रशासन और राजनीति विज्ञान के बीच जो द्विभागीकरण के बाद, इसको आप राजनीति प्रशासन द्विभागीकरण कहते हैं, उसको भी खारिज कर दिया गया और प्रशासन के सिद्धांत को भी खारिज कर दिया गया। तो प्रशासन के सिद्धांत और राजनीतिक प्रशासन द्विभागीकरण के खारिज हो जाने के कारण क्या हुआ, प्रशासन में को चुनौती मिलना, लोक प्रशासन विषय को चुनौती मिलना आरंभ हो गया। समझ रहे हैं, इसका मेन वजह क्या था, हॉथॉर्न परीक्षण का परिणाम प्रकाशित होना। हॉथॉर्न परीक्षण क्या था, 1924 से 32 तक संपन्न हुआ था यह परीक्षण जॉर्ज एल्टन मेयो की अध्यक्षता में, और इसमें वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत और तत्कालिक जो सिद्धांत है उसका परीक्षण किया गया था और अपर्याप्त पाया गया, अपूर्ण पाया गया। इस कारण लोक प्रशासन पर संकट मंडराने लगा। जैसा कि आपको मैंने बोला, राजनीतिक प्रशासन विवाहीकरण को इसमें चैलेंज कर दिया गया, प्रशासन के सिद्धांत संबंधी दावा का भी खंडन किया गया। समझ रहे थे, इस काल को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, जो कब से शुरू हुआ, 1938 से शुरू हुआ और कब तक रहा, 1938 से शुरू हुआ और 1938 से 1947 तक रहा। क्लियर है, देयर इज नो कन्फ्यूजन। इस चरण में कुछ अच्छी बातें भी हुई, जैसे मानव संबंध सिद्धांत प्रतिपादित हुआ। मानव संबंध सिद्धांत जो था वह आप कह सकते हो, मानव संबंध सिद्धांत को आप कह सकते हो कि पहला सिद्धांत हुआ जो संगठन में मानवीय पक्ष को केंद्र बिंदु पर रखकर अध्ययन किया। इसके अलावा इस काल में व्यवहारवादी विचारधारा आया जिसके जनक हर्बर्ट साइमन थे। तो आप देखते हो इस चरण में मतलब पारंपरिक सिद्धांत जो नौकरशाही सिद्धांत था, वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत था, शास्त्रीय सिद्धांत था, उसको खारिज करते हुए मानव संबंध सिद्धांत, फिर व्यवहारवादी सिद्धांत इत्यादि का विचारधारा का आगमन हुआ। क्लियर है। तो तीसरा चरण का खासियत क्या है, 5 पॉइंट बोले तीसरा चरण के बारे में। तो तीसरा चरण को चुनौतियों का काल कहते हैं, नंबर 1। नंबर 2, इस चरण में हॉथॉर्न परीक्षण के परिणाम आए जिसने लोक प्रशासन में प्रचलित सभी धारणाओं को खारिज कर दिया। तीसरा, इस चरण में समझ रहे प्रशासन के सिद्धांत और राजनीतिक प्रशासन विभागीकरण दोनों को चुनौती दिया गया। इस चरण में मानव संबंध सिद्धांत और व्यवहारवादी सिद्धांत का आगमन हुआ। समझ रहे, इस चरण में लोक प्रशासन विज्ञान है अथवा नहीं, इसका भी परीक्षण किया गया और देखा गया कि लोक प्रशासन विज्ञान के दावे से काफी दूर है। ठीक है, तो ये किसका फेज रहा, फेज 3। कौन कौन विचारक हुए, तो मैंने बताया इस चरण में जॉर्ज एल्टन मेयो हुए, हर्बर्ट साइमन हुए, बर्नार्ड हुए। उनका किताब का नाम मतलब तो
जॉर्ज एल्टन मेयो का किताब 3-4 है, जैसे मतलब कह सकते हो ह्यूमन प्रॉब्लम्स ऑफ इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन, सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स ऑफ इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन। फिर बर्नार्ड की पुस्तक द फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव, हर्बर्ट साइमन का लेख द प्रॉब्लम्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और फिर एक किताब लिखी थी उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर। ये सब इसी चरण का महत्वपूर्ण विकास है। ठीक है, अब आइए चौथा चरण जिसको कहते हैं, जिसको फोर्थ फेज कह सकते हो, जिसका हमने नाम क्या दिया, पहचान संकट का काल। इस चरण में लोक प्रशासन पर संकट कम नहीं हुआ बल्कि और बढ़ गया। लोक प्रशासन में राजनीति, प्रशासन, विवाहीकरण और प्रशासन के सिद्धांतों को चुनौती मिलने का कारण क्या हुआ, लोक प्रशासन के समक्ष पहचान संकट की समस्या उत्पन्न हो गया। ठीक है, तो लोक प्रशासन के समक्ष क्या हो गया, पहचान संकट की समस्या उत्पन्न हो गया। कोई विषय के रूप में इसको स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था कि नहीं अब विषय नहीं हो, इसलिए इसको पहचान संकट का। जैसा पूछ रहा आपका नाम ABCD जो भी, कोई आपको बोलता अब तो है ही नहीं, आप तो वो हो, आप कहाँ हो, ये में जो आप जानते हो कौन हो, मैं नहीं जानता आपको। अगर सब आदमी आपको ऐसा बोलने लगे तो आप पागल हो जाओगे, ऐसा कैसे हो गया, आपकी पहचान कैसे खो गई। तो पहचान संकट का बड़ा खराब स्थिति होता है। पहचान अगर आपका खो गया तो फिर आइडेंटिटी इज लूज, एवरीथिंग इज लूज। सो दिस इज बेसिक पॉइंट। तो लोक प्रशासन में एकदम अंतिम संकट कर रहा है कि इस पर राजनीति, प्रशासन, विवाहीकरण और प्रशासन के सिद्धांतों को खारिज हो जाने से इस पर पहचान संकट का समस्या उत्पन्न हो गया। अब लोक प्रशासन के विचारकों के समक्ष कुछ उपाय करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। तो 1948 से 1950 तक जो पीरियड रहा, इन 2 वर्षों में इस पर यही चिंतन मंथन होता रहा कि संकट से कैसे निपटा जाए, क्लियर, संकट से कैसे निपटा जाए। लोक प्रशासन के विचारक जो थे 2 खेमा में बढ़ गए। एक खेमा के विचारक बोल रहे थे कि राजनीति विज्ञान से हम अलग हुए थे, हमें राजनीति विज्ञान में ही लौट जाना चाहिए। और दूसरा वर्ग का विचारक क्या हो रहा था, जब राजनीति विज्ञान से अलग हो चुके हैं अब वहाँ लौटने का मतलब नहीं है, हमें अपने पृथक विषय के रूप में पहचान बनाने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार आप देखते हो कि इस चरण में लोक प्रशासन का 2 दिशा में विकास हुआ। पहला 1950 से 1970 तक लोक प्रशासन राजनीति विज्ञान के करीब रहा, और 1956 से 1970 के बीच लोक प्रशासन और प्रशासनिक विज्ञान अथवा प्रबंध के निकट रहा। यानी लोक प्रशासन का 2 दिशाओं में विकास हुआ, एक हुआ प्रबंध के दिशा में और दूसरा राजनीति विज्ञान के दिशा में। 1950 से 1970 के बीच राजनीति विज्ञान, 1956 से 1970 के बीच प्रशासनिक विज्ञान या प्रबंध। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चरण है, पीरियड ऑफ आइडेंटिटी क्राइसिस। होता है कि नहीं होता है। अब यह देखिए, जब लोक प्रशासन राजनीति विज्ञान में गया, जहाँ छोड़कर आया था फिर वहीं लौट गया। तो शुरू में तो राजनीति विज्ञान को, लोक प्रशासन को एंटरटेन करना ही नहीं चाहा, तो समझ रहे, लेकिन बाद में एंटरटेन कर लिया, उसको अपने साथ रख लिया, समझ रहे। और लोक प्रशासन में नए नए कंसेप्ट का फिर शुरुआत हुई, जैसे नव लोक प्रशासन आया, फिर आपका लोक विकल्प उपागम आया, और भी बहुत सारे नए नए कंसेप्ट। राजनीति विज्ञान से तुलनात्मक लोक प्रशासन आया, विकास प्रशासन आया, प्रशासनिक विकास अवधारणा है, वगैरह वगैरह। ये राजनीति किसके साथ जुड़ने का नतीजा हुआ, राजनीति विज्ञान के साथ जुड़ने का। और दूसरा 1956 में मैंने बोला कि प्रबंध के साथ चला गया। प्रबंध के साथ जुड़ने से इसमें जो ऑर्गेनाइजेशनल डायनेमिक्स थे, संगठनात्मक गतिशीलता के क्षेत्र में बहुत सारा काम हुआ। और फिर डिसीजन मेकिंग, कम्युनिकेशन जैसे जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है उसके डायनेमिक्स पर वर्कआउट किया गया। इस प्रकार क्या है, चौथा चरण लोक प्रशासन के लिए मिले देकर एक ही संदेश देता रहा कि वह राजनीति, प्रशासन, विवाहीकरण और प्रशासन के सिद्धांतों को खारिज हो जाने और फिर राजनीति पर विज्ञान और प्रबंध अपना लिए जाने के कारण लोक प्रशासन का एक विषय के रूप में, शुद्ध विषय के रूप में पहचान हो गया। क्लियर है। 1905वां चरण बोलते हैं, इसका मतलब लोक नीति परिप्रेक्ष्य काल कहते हैं। समझ, इस चरण का शुरुआत आप मान सकते हो 1968 में विन्नोब्रुक सम्मेलन से हुआ।
इस सम्मेलन में राजनीति विज्ञान और प्रबंध दोनों से लोक प्रशासन का अपना संबंध को परिभाषित करते हुए अलग पहचान बनाने की आवश्यकता पर बल दिया गया। समझ रहे, इस सम्मेलन में लोक प्रशासन को रिवाइव करने का प्रयास किया गया। समझ रहे, इसमें राजनीतिक प्रशासन दिवालीकरण को जीर्ण अवधारणा का संज्ञा देकर खारिज कर दिया गया। जीर्ण में समझ रहे, मतलब जर्जर अवधारणा है, खराब अवधारणा है। ऑटो वन क्रेडो कहते हैं, पहन कर जिसको उतार देते हो, मतलब प्रचलन से बाहर जाने वाला अवधारणा बन गया है राजनीतिक प्रशासन दिवालीकरण। और इसका जगह कौन ले लिया? लोक नीति ने ले लिया। इसमें नीति निर्धारण, नीति क्रियान्वयन और नीति मूल्यांकन तीनों को अंतर संबंधित माना जाता है। तो इस प्रकार क्या देखते हो, चौथे चरण में, पांचवें चरण में लोक प्रशासन में एक नया उपागम का शुरुआत हुआ, एक नए युग का शुरुआत हुआ, जिसे कहते हैं लोक नीति परिप्रेक्ष्य का काल। क्लियर है? दिल्ली कन्फ्यूजन 1971 से आरंभ हुआ। फिर अब यहाँ से 1900 जहाँ तक किताब देखोगे 1971 के बाद रोक दिया, उसके बाद कुछ बतलाया नहीं, मतलब अब तक। लेकिन आप देखते हो 80-90 के दशक से ही फिर आर्थिक सुधारों का दौर शुरू हो गया। समझ रहे, जैसे 90 के दशक में अगर देखा जाए तो 1985 के बाद लग सकता है ये परिवर्तन का। तो 90 में तो आते आते पूरी तरह जद में आ चुका था। एलपीजी का नाम सुना है? वैश्वीकरण, निजीकरण, उदारीकरण। एलपीजी के आगमन से क्या हुआ कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन दोनों करीब आए। लोग मल्टीनेशनल कंपनियों को मौका मिला, देश के वस्तुओं को मतलब कह सकते हैं विदेशों में काम करने का, विदेशी व्यापार के हिस्सा बनने का मौका मिला, और बहुत सारे परिवर्तन हुआ है एलपीजी के कारण। क्लियर है? तो एलपीजी के कारण क्या जो हुआ, नया चेंज है, उसको क्या कहते हैं हम? पैराडाइम शिफ्ट। यानी कि जो परिवर्तन हम लोग प्रतिमान ले रहे थे, उस प्रतिमान में व्यापक परिवर्तन आ गया। और यही कारण कि 1980 से कुछ विचारक जो है एलपीजी के कारण, उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण के कारण लोक प्रशासन के विकास क्रम में महत्वपूर्ण परिवर्तन नोटिस करते हैं और कहते हैं कि अब अभिशासन पर बल दिया जाना आरंभ हो गया। मतलब इसमें अभिशासन और गवर्नेंस पर बल दिया जाना आरंभ हो गया छठे चरण में 1980-90 के बाद। और इन्हीं सब चीजों को लेकर वह 21वीं सदी में कूच किया। 21वीं सदी में लोक प्रशासन में क्या था? 21वीं सदी में लोक प्रशासन में 9 लोक प्रशासन का स्थान 9 लोक प्रबंध ले रखा था, और 9 लोक प्रबंध था, ई शासन था, और ये सब चल रहा था। तो ई शासन मतलब आईटी आधारित शासन, और 9 लोक प्रबंध जो हुआ 9 लोक प्रशासन का परिष्कृत रूप हुआ। और 9 लोक प्रशासन क्या हुआ? 9 लोक प्रशासन 1960 के दशक में लोक प्रशासन का नया प्रतिमान आया। किसके लिए? मतलब अमेरिका जैसे विकसित देशों के लिए। तो इसी को हम लोग 9 लोक प्रशासन कहते हैं। तो इस प्रकार आप क्या देखते हो कि 80 के बाद लोक प्रशासन में पैराडाइम बदलने लगा, आधार बदलने लगा, सैद्धांतिक स्वरूप बदलने लगा। और इस प्रकार अब हम प्रशासन के बजाय अभी शासन पर बल दे रहे हैं, गवर्नेंस पे ज्यादा बल दे रहे हैं। मिनिमल जो देखते हो ना, मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस, इस तरह का बात होने लगा। समझ रहे हैं? देरी लोगन भैया, तो अभी शासन पर बल दिया जाने लगा। इसमें सुशासन आया, इसमें ई शासन आया। ई शासन जो सुशासन के बारे में कोई जानते हो? 1992 में विश्व बैंक द्वारा गुड गवर्नेंस का कंसेप्ट दिया गया। ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के लिए दिया गया, और बतलाया गया कि चूंकि फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में जो शासन है वो अप टू मार्क नहीं है, इसी कारण वहाँ समस्या ज्यादा है, इसलिए वहां पर गुड गवर्नेंस लागू किया जाए। ठीक है? फिर आईटी के आगमन से ई गवर्नेंस बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया। तो इस प्रकार आप क्या देखते हो, 21वीं सदी में जो हमने कूच किया, तो हमने क्या क्या चीज किया? 9 लोक प्रशासन की जगह 9 लोक प्रबंध आ गया, फिर कह सकते ई शासन आ गया, सुशासन आ गया। फिर ऐसी सरकार जो परिवर्तनकारी हो, उद्यमी हो, जोखिम उठाने वाली हो, ऐसी सरकार की आवश्यकता महसूस हुई। क्लियर है? तो आप देख रहे हो कि 1966 चरण में पैराडाइम शिफ्ट किया है, और 21वीं सदी में शिफ्ट कर लिया है। आज 21वीं सदी में आप कह सकते हो
दो चीजें बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, अब उसका स्थान कौन ले रहा है? न्यू पब्लिक सर्विस अप्रोच ले रहा है। इसको 9 लोक सेवा उपागम कहते हैं। ये 2004-05 में डेवलप हुआ है डेनहेड और डेनहेड द्वारा। ये उपागम में लोक प्रशासन को समझ रहे हैं कहा गया कि आप जनता को अभिग्राही ना समझे, आप जनता को ग्राहक ना समझे, बल्कि मूल्यवान नागरिक समझे और उसी रूप में सेवा दे। अगर आप ग्राहक समझेंगे तो फिर बाजारी व्यवहार आपका आ जाएगा, भेदभाव करने लगेंगे वगैरह वगैरह। क्लियर है? तो न्यू पब्लिक सर्विस में हम जनता को अभिग्राही के रूप में नहीं बल्कि मूल्यवान नागरिक के रूप में सेवा देने की आवश्यकता पर बल देते हैं। इस प्रकार 21वीं सदी के लोक प्रशासन में यानी आज के नौ लोक प्रशासन में न्यू पॉलिटिकल एजेंडा, न्यू पॉलिटिक्स एजेंडा ले लो या पोस्ट मॉडर्निज्म, ये सब चीज पर वर्क किया जा रहा है। आज न्यू पॉलिटिक्स एजेंडा में हम जेंडर लो, एनवायरमेंट लो, समझ रहे हैं, इक्वालिटी लो, जस्टिस लो, ये सब चीज पर हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं। और पोस्ट मॉडर्निज्म में हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग क्वालिटी एडमिनिस्ट्रेशन पर वर्क कर रहे हैं। पहले तो क्वांटिटी एडमिनिस्ट्रेशन, आज क्वालिटी एडमिनिस्ट्रेशन पर बात हो रहा है। इस गुणवत्तापूर्ण सेवा दिया जाना चाहिए, गुणवत्तापूर्ण जीवन देने की व्यवस्था की जानी चाहिए वगैरह वगैरह। तो न्यू पॉलिटिक्स एजेंडा में क्या होता है कि वैसे चीजों को जो करंट अभी है उसको एड्रेस किया जा रहा है, समझ रहे, जिसमें वैश्वीकरण हुआ, उदारीकरण हुआ, निजीकरण हुआ, फिर कह सकते ई शासन हुआ, समझ रहे, फिर आप कह सकते हो समानता हुआ, फिर न्याय हुआ, पर्यावरण संरक्षण हुआ, अधिकार मुद्दे हो सकते। इसमें क्वालिटेटिव एडमिनिस्ट्रेशन बोल दिया गया। इसमें समाज में जो अद्यतन मुद्दे उसको एड्रेस करने की आवश्यकता पर बल दिया गया। जैसा कि आप जानते हो लोक प्रशासन एक साधन है और साधन का उद्देश्य क्या है? नागरिक जीवन की गुणवत्ता को बनाना, नागरिक जीवन की गुणवत्ता को और प्रभावी बनाना, और लोक प्रशासन इसी दिशा में काम कर रहा है। तो इस परिप्रेक्ष्य में इसके स्वरूप बदलते रहे, इसके मूल्य तौर तरीके बदलते रहे, समझ, इसे प्रभावित करने वाले घटकों का स्वरूप बदलता रहा, लेकिन लोक प्रशासन अक्षुण्ण रूप से काम करता रहा। समझ, इसका भी इस विषय पर 2 विषयों का, वैसे तो सभी विषयों का प्रभाव है, लेकिन 2 विषय का ज्यादा प्रभाव है। एक विषय है प्रबंध और दूसरा है राजनीतिक विज्ञान। तो प्रबंध से जुड़ने के कारण लोक प्रशासन में एक नया पद जुड़ा, जिसको तकनीकी प्रबंधकीय पक्ष कहते हैं, और दूसरा जो राजनीति वाला पक्ष हुआ, इससे जुड़ा, इसमें हम लोग कहते हैं राजनीतिक, सामाजिक, दार्शनिक आयाम जो हो सकते हो इससे। इस प्रकार आप देखते हैं लोक प्रशासन पर राजनीतिक विज्ञान और प्रबंध दोनों का आज भी प्रभाव है, और इस हिसाब से दोनों पक्ष महत्वपूर्ण है। तकनीकी प्रबंधकीय आयाम और दूसरा सामाजिक दार्शनिक आयाम एक साधन पक्ष से संबंधित है, एक साध्य पक्ष से संबंधित है, एक आंतरिक पक्ष से संबंधित है, एक बाह्य पक्ष से संबंधित है, एक प्रशासन से संबंधित है, एक अनुशासन से संबंधित है। और क्या देखते हो, दोनों मतलब मिलकर ही लोक प्रशासन का विषय क्षेत्र को क्या करते हैं? पूरा करते हैं, अद्यतन बनाते हैं, प्रभावी बनाते हैं। तो ये मैंने अभी आपके साथ बहुत सारे टॉपिक को डिस्कस किया, वो लोक प्रशासन को विकास किया। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, अब इस क्वेश्चन को लिख के लेते हैं। ये क्वेश्चन जो हाल ही में आया है, समझ रहे, क्वेश्चन है लोक प्रशासन के अध्ययन के विकास में बदलते प्रवृत्तियों को दिखलाइए। मतलब लोक प्रशासन के जो विकास हुआ, जैसे राजनीतिक 5-6 चरण जो मैंने बताया, बदलता हुआ परिदृश्य रहा, और फिर आज कहाँ है इसको आपको बतलाना है। तो लोक प्रशासन का अध्ययन के विकास में बदलते, कभी राजनीतिक विज्ञान के करीब आया, कभी प्रबंध के करीब आया, कभी दूर चला गया, यही सब चीज आपको बतलाना, और आज कहाँ ये बतलाना। जैसा कि आप जानते हो कि लोक प्रशासन का 2 पक्ष है, व्यवहारिक पक्ष और सैद्धांतिक पक्ष, दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो इस परिस्थिति में अगर सपोज करो कोई टॉपिक आ रहा है और उसका आप सैद्धांतिक पक्ष नहीं जानते हो, तो बस व्यवहारिक वास्तविक पक्ष को समझो, अगर उसी को नरेट कर डालो, मेरी बात समझ, तो काम पर चल जाएगा, समझ रहे। क्योंकि विषय जो है ना व्यवहार से बड़ी घनिष्ठता से जुड़ा हुआ है, समझ रहे। व्यवहार में जैसे जैसे इजाफा होता जाता है, विषय में उसका पार्ट एडेड होता चला जाता है,
समझ रहे हैं? सो दिस इज बेसिक। ठीक है देन, तो इसको आप एक आंसर लिखो और मेरे को पोस्ट करो। अगर कोई दिक्कत है तो फोन करना, और लिखने से ही आपका हाथ खुलेगा, लिखने से आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ेगी, लिखने से आपको अपना प्लस और माइनस पता लगेगा। मैं भी बोलता हूँ स्टूडेंट को लिखने, हाँ सर आई एम गोइंग टू राइट, मैं लिखना नहीं चाहते। उनको लगता है एग्जाम हॉल में लिखा जाएगा, निश्चित रूप से एग्जाम हॉल में लिखा जाएगा, लेकिन सफलता है कोई गारंटी नहीं। जो करता है रियाज वही करता है राज। इसलिए अगर आपको राज करना है अभी से रियाज करना सीखें। ओके, ऑल द बेस्ट।